नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चुनाव में वोट चाहिए। वोट के लिए लोगों का दिल जीतना होगा। दिल जीतने के लिए देखना पड़ता है कि कहीं समाज का कोई तबका नाराज तो नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में आज सबसे ज्यादा इंडिया यही जानना चाहता है कि बीजेपी ने यूपी में ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए जो कमेटी बनाई, उसमें गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी को रखना आखिर जरूरी क्यों पड़ा? यह जरूरत कहीं मजबूरी तो नहीं? वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि चुनाव की अधिसूचना से पहले ही जिस तरह रैलियों पर रैली शुरू हो चुकी है, उसमें बढ़ते कोरोना के लिए जिम्मेदार कौन है? और इंडिया यह भी जानना चाहता है कि अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी जंग में क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संबल राम का नाम है? इन तमाम मुद्दों पर आगे बातचीत होगी। हम विस्तार से आपको खबरें दिखाएंगे भी। तो इंडिया के जनादेश के मुताबिक खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी के गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने 16 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में टेनी भी हैं, लेकिन टेनी कल से आज तक इसकी एक भी बैठक में नहीं गए। तो सवाल ये, क्या टेनी बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी? आप देखिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया और प्रशांत की यह खास रिपोर्ट। ये बीजेपी के वो ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्हें पार्टी ने यूपी के ब्राह्मणों को साधने की कमान सौंपी है। और बीजेपी की इस स्पेशल टीम में एक नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का भी है। लेकिन लगता है कि गालीबाज मंत्री फिर से लुका छिपी खेलने लगे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेताओं की जो बैठक बुलाई थी, उसमें अजय मिश्रा टेनी नहीं आए। हालांकि रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर हुई प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं की बैठक में भी टेनी नहीं आए थे। एबीपी न्यूज के पत्रकार को गाली देने और धमकाने वाले टेनी रविवार से पहले आखिरी बार गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में दिखे थे और अब फिर लापता हो गए हैं। या फिर उन्हें जानबूझकर कैमरे से दूरी बनाकर रखने को कह दिया गया है। लग ऐसा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गए हैं। समझिए कैसे। टेनी ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिसका यूपी में प्रभाव है, इसलिए बीजेपी के लिए जरूरी है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं की मजबूरी ये है कि अगर वो उनके साथ दिखे तो टेनी का नाम लेकर विपक्ष लखीमपुर का मुद्दा फिर से जिंदा कर देगा। यूपी का अधिकांश ब्राह्मण वर्ग बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है। उस वोटर वर्ग को बनाए रखना इस बार यूपी जीतने के लिए जरूरी है। लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले गालीबाज टेनी पर वो कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ब्राह्मण वोट खिसकने का डर है। कुल मिलाकर अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। इधर विपक्ष भी ये प्रचार कर रहा है कि बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए बीजेपी की 16 सदस्यों की कमेटी बनानी पड़ी, जो 403 विधानसभा सीटों पर जाकर ये बताएंगे कि यूपी में ब्राह्मणों को बहुत कुछ मिला और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गलत तरीके से यह फैला रही है कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से। ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। तो उसको हम जगह जगह बताएंगे, इन लोगों का भंडाफोड़ करेंगे। कुछ एक मांगे भी दी गई हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है, ऐसा एक मांग पत्र भी दिया गया है। दोबारा से हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी का सुशासन और इन सब को लेते हुए दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के करीब 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 82% तक पहुंच गया था। यूपी में ब्राह्मण आबादी करीब 10% है, जिनका यूपी की 100 सीटों पर सीधा असर है और ओपिनियन बिल्डिंग में भी इनका अहम रोल होता है। इसीलिए बीजेपी एबीपी न्यूज के पत्रकार को धमकाने वाले गालीबाज टेनी को ढोने को मजबूर है। देखिए, टेनी के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने का आरोप है, जिसमें किसानों की मौत हुई। लखीमपुर हिंसा कांड उस वक्त हुआ जब टेनी 2 मिनट में किसानों को देख लेने की धमकी दे रहे थे। उसके बाद एबीपी न्यूज के पत्रकार से गाली गलौच
और धमकी देते टेनी को भी आपने देखा सुना। लेकिन बीजेपी टेनी को हटाना तो दूर, उन्हें ब्राह्मण वोटों तक अपनी बात पहुंचाने वाली कमेटी में भी शामिल कर रही है। इस पर हमारी राय यह है कि गालीबाज मंत्री पर दांव लगाकर बीजेपी ब्राह्मण ही नहीं दूसरे समुदाय को भी नाराज कर रही है। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर भेज सकते हैं हमें। हम आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, कितने नहीं हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम में नेताओं को रैलियों में भीड़ चाहिए और इस भीड़ के बीच से कोरोना के बढ़ने का खतरा है। ऐसे में सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए, तो इस पर 52% लोगों ने कहा कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि चुनाव पर ही रोक लग जानी चाहिए, जबकि 24% लोगों को लगता है कि ना रैली रोकने की जरूरत है और ना ही चुनाव। आप देखिए तो आम आदमी की समझ कहती है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों को यह बात समझ नहीं आ रही, या फिर वो जानबूझकर समझना नहीं चाहते। नेता कोरोना पर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन रैलियां करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। सवाल यही, जब नेता ही नहीं मानेंगे तो फिर कोरोना कैसे मानेगा? दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। खुद प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, सावधान रहें। लेकिन रैलियों, रोड शो और चुनावी कार्यक्रमों में आ रही ये भीड़ तो सावधानी से कोसों दूर है। न मास्क है न दूरी। तो क्या रैलियों की इस भीड़ में नहीं घुसेगा ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन के कहर से बचने के लिए यूपी में रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस वाले मार्च निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन दिन में हो रही चुनावी सभाओं में लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। जय जयकार के नारे लग रहे हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। तो क्या ओमिक्रॉन रात के सन्नाटे में फैलता है और दिन में लाखों की भीड़ से डर जाता है? देश का हर नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोरोना के बढ़ते खतरे को समझ रहा है। कोरोना पर ज्ञान बांटने में कोई पीछे नहीं है, लेकिन चुनाव में रैलियां न करने का रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता, क्योंकि सवाल सत्ता का है और जब सवाल कुर्सी का हो तो फिर ताकत का ये प्रदर्शन जरूरी है, भले ही इसमें जनता की जान ही क्यों न खतरे में डालनी पड़े। दरअसल ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और दूसरी लहर में डेल्टा ने क्या तबाही मचाई थी उसे कोई हिंदुस्तानी भूला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन चुनावी रैलियों में आ रहा रेला देखकर ऐसा लगता नहीं। विपक्ष कह रहा है कि सब बीजेपी की गलती है। उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं। दिन में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रैली करते हैं और कर्फ्यू लगता है 11 बजे रात से 5 बजे। 11 बजे से 5 बजे के बीच में कोरोना पकड़ेगा और सुबह 5 बजे से 11 बजे तक कोरोना नहीं पकड़ेगा। मुझे तो एक भी व्यक्ति के मुंह पे या उनके ऊपर शरीर पर या नाक पर मास्क नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा। तो प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा, देश और दुनिया एक गंभीर संकट से जूझ रही है। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। चुनाव के चक्कर में तो कुछ नेता कोरोना के इस खतरे को ही नकार रहे हैं। चुनाव के हार के डर से अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। और जब लाखों लोग हिंदुस्तान में मर रहे थे तो हमारे मोदी जी बंगाल में कह रहे थे पीछे तक बिल्कुल पीछे तक सिर्फ आदमी नजर आ रहे हैं। खड़े हुए हम लोग जनता से जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगन के ऐसा कोरोना महामारी जैसा कि कोरोना तो आता है,
लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है। अब बीजेपी की विधायक ही प्रधानमंत्री की बात को नहीं सुन रही और दूसरे नेता हैं कि कोरोना के वजूद को मान नहीं रहे, तो ऐसे में गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से एक डिटेल रिपोर्ट भी देने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज जब केंद्रीय चुनाव आयोग की केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक हुई, उस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी कि देश में फिलहाल ओमिक्रॉन के कितने मामले हैं और वो भी खास तौर पर जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन राज्यों में अब तक कितने लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है और कितने लोगों को वैक्सीन मिलनी बाकी है, ये जानकारी भी केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने रखी गई। कोरोना के चलते एक बार फिर जिंदगी पर संकट है, जान और जहान दोनों को बचाने का। एक बार फिर सख्त नियम अपनाए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी कार्यक्रमों पर रोक कब लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब नेता नहीं मानेंगे तो भीड़ नहीं मानेगी, भीड़ नहीं मानेगी तो कोरोना कैसे मानेगा। जबकि आलम यह है कि एक तरफ ओमिक्रॉन से लेकर डेल्टा तक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रैलियां भी बढ़ती जा रही हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र के चुनावी कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि 30 तारीख को पीएम मोदी, अमित शाह समेत 3 बड़े कार्यक्रम हैं। 31 दिसंबर को भी यूपी में गृह मंत्री शाह के कार्यक्रम हैं। 2 जनवरी को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम है, जबकि 3 जनवरी को पंजाब में राहुल गांधी का कार्यक्रम है। वहीं 4, 8 और 9 जनवरी को यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम हैं। तो कोरोना के जोखिम के बीच नेता बार बार जनता के बीच जा रहे हैं, इसीलिए कि उन्हें चुनाव में अपने लिए जनादेश चाहिए। अब सवाल है, आज की तारीख में यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद कौन है। सी वोटर के सर्वे में आप देखिए कि कौन नेता किस जगह पर खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 9 दिसंबर को 45% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। आज की तारीख में 42% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव 9 दिसंबर को 31% लोगों की पसंद थे, आज 35% लोगों की पसंद है। जबकि मायावती 9 दिसंबर को 15% लोगों की पसंद थी, उनकी लोकप्रियता का कांटा आज भी 15% पर अटका हुआ है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश पर है। न सिर्फ आबादी बल्कि विधानसभा सीटों के लिहाज से भी यह सबसे बड़ा राज्य है, जिसे जीतने के लिए रोज नए मुद्दों को गढ़ा जा रहा है, पुराने मुद्दों को फिर से कब्र से निकाला जा रहा है। और इस बार बीजेपी फिर से राम मंदिर को राजनीति की चौखट तक घसीट लाई है। बीजेपी के तेवर से यह साफ है कि चुनाव भले 2022 में हो रहे हैं, लेकिन 1992 की यादें चुनाव में गरमाई जा रही हैं। आप देखिए लखनऊ से रणवीर की एक खास रिपोर्ट। सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, भाई बताओ बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? मुद्दत बीत गई, लेकिन मुद्दा वही है। यूपी की राजनीति से न राम गए और न ही राम का नाम। 92 का मुद्दा 22 के लिए उछाला जा रहा है। लोगों को खूनी इतिहास याद दिलाया जा रहा है। और तो और 3 दशक पहले जो बीजेपी कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, अब कह रही है कि एसपीआई तो मंदिर बनाने नहीं देगी। शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं अखिलेश बाबू, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। अमित शाह ने कासगंज और जालौन में जिस विवाद की बुनियाद रखी, वो सियासी गलियारों से होता हुआ पहले लखनऊ पहुंचा, फिर दिल्ली आया। अमित शाह का निशाना अखिलेश पर था, इसलिए जवाब तो आना ही था, सो आ गया। हालांकि बीजेपी इसकी तैयारी भी पहले से करके बैठी थी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में तानाशाही लाना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। हम समाजवादी लोग देश के न्यायपालिका का और देश के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो यूपी में कर रहे हैं, उसके कारण ही ये हमें लगता है कि उनका उस तुष्टीकरण के तहत ही वो चाहेंगे कि राम मंदिर नहीं बने। और राम मंदिर में क्या अड़चने नहीं लगाई उन्होंने। यूपी की राजनीति में पहले भी राम के नाम पर ध्रुवीकरण हुए हैं, वोट बटोरे गए हैं, जोड़ तोड़ किया गया है और इस बार भी वही पुराना फॉर्मूला दोहराया जा रहा है। हालांकि लग ये रहा था कि इस बार बात आई गई हो जाएगी, सियासी संग्राम थम जाएगा, लेकिन प्रतापगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए वोट बैंक नहीं, देश की आस्था महत्वपूर्ण है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया। यूपी की चुनावी लड़ाई अब तक बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी ही दिख रही थी और रेस में खुद को पिछड़ता देख अब बहुजन समाज पार्टी भी इसमें कूद गई है। हालांकि उसका फोकस राम से ज्यादा सीता पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं तो ये राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन सीता का नाम कभी नहीं लेते। जैसे कि राधा बिन कृष्ण नहीं हो सकते, ऐसे राम बिन सीता नहीं। ये महिलाओं के बारे में इनकी कुछ सोच अलग है। राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन सच ये है कि लोगों को राम से ज्यादा रोजी रोटी का साधन चाहिए, रोजगार चाहिए और सीता से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा की दरकार है। लेकिन ये सारे मुद्दे धीरे धीरे ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ रहे हैं। कहावत है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और कुछ ऐसा ही यूपी के चुनाव में होता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो असल मुद्दों को तिलांजलि दे दी गई है और जनहित के मुद्दे अगर भाषणों में आ भी रहे हैं तो उनका स्तर बहुत नीचा है। नीति आयोग ने आज ही 2019-20 के लिए सालाना हेल्थ इंडेक्स जारी किया। 19 बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को इंडेक्स में सबसे निचला स्थान मिला। तो जरूरत तो इस बात की है कि ऐसे सार्थक मुद्दों पर बहस हो। और अब बात करेंगे यूपी में भ्रष्टाचार के इत्र की। 22 दिसंबर से पीयूष जैन का नाम आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर सुन रहे होंगे। इत्र का व्यापार करने वाले इस शख्स के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी की थी। लगभग 5 दिन बीतने के बाद काली कमाई के इस धन कुबेर का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। पीयूष जैन के घर से इतनी रकम बरामद हुई कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसके तहखाने की खास तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास हैं। इसे देखने जानने के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और ओम प्रकाश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पीयूष जैन को इस वक्त काकादो थाने से लेकर के और हाईलाइट इमरजेंसी में लाया गया है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने से पहले उसका मेडिकल कराया गया है। क्या इनका रिमांड हो गया? 14 दिन का रिमांड हो गया, यहीं पे रिमांड हो गया। जेल जा रहे हैं जेल। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में एक साथ इतना कैश या तो फिल्मों में देखा होगा या चंद किस्मत वालों के नसीब में होगा, जितना कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के घर से मिला है। 194 करोड़ कैश, किलो के किलो सोना चांदी। ये पैसा ऐसी ऐसी जगहों पर छिपाया गया था कि उसे ढूंढना ही बेहद मुश्किल था। ये पीयूष जैन के कन्नौज के घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए ये आलीशान बेडरूम जिसमें दिख रहे हैं तलाशी के निशान। बिस्तर के ठीक बगल से एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। यहीं से आपको एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाती दिख रही होगी। अंदर घुप अंधेरा है, जहां हाथ को हाथ नहीं दिख रहा। सूत्रों के मुताबिक जब आप नीचे पहुंचते हैं तो आपको मिलता है एक तहखाना। सूत्रों के मुताबिक इस तहखाने में भी पैसा छिपा कर रखा गया था। पीयूष जैन के घर के हॉल में एक वाटर टैंक बना हुआ है। इस टैंक के नीचे तहखाना बनाया गया है। टैंक के सामने चंदन के तेल के डब्बे रखे गए थे। इन डब्बों को हटाने के बाद एक और जगह मिली। चंदन के तेल का ड्रम हटाने पर
करोड़ों का कैश मिला। इसके अलावा सोने के बिस्किट भी बरामद हुए। कैश के नीचे सोना दबा कर रखा हुआ था। अब डीजीजीआई की टीम के सामने एक सवाल है, वो सवाल जिसका जवाब देश का आम आदमी भी जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, पीयूष जैन से बरामद पैसे का स्रोत क्या है? सवाल नंबर 2, क्या ये पैसा अकेले पीयूष जैन का है? सवाल नंबर 3, क्या हवाला कारोबार से है पैसे का कनेक्शन? सवाल नंबर 4, यूपी चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाया गया काला धन। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए 26 दिसंबर की रात पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। करोड़ों के कैश के किंग पीयूष जैन की रात थाने में इंस्पेक्टर के कमरे में कटी। देख सकते हैं पीयूष जैन जो जमीन पर सो रहा है, ये वही कारोबारी है जिसके घर से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। साथ ही साथ कई करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सुबह नाश्ता लेकर बेटा थाने पहुंचा, गुहार लगाता रहा कि पापा भूखे हैं, लेकिन अफसरों ने नाश्ता ले जाने नहीं दिया। इसके बाद सीजीएसटी के अधिकारी पीयूष को लेकर हैलेट अस्पताल पहुंचे, जहां उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद पीयूष जैन को स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी डीजीजीआई अहमदाबाद ने रिमांड की मांग की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पीयूष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या इनका रिमांड हो गया? रिमांड हो गया 14 दिन का रिमांड हो गया, यहीं पे रिमांड हो गया। जेल जा रहे हैं जेल। शुरुआती जांच में पीयूष जैन ने जांच अधिकारियों को ये बताया है कि ये सारा पैसा उसका नहीं है, लेकिन वो जांच अधिकारियों को अलग अलग कहानियां बता रहा है और अब उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। ऐसे में इन सवालों का जवाब अब कैसे मिलेगा? करोड़ों का कैश, इतनी प्रॉपर्टी और सोना चांदी क्या उस इत्र के कारोबार की देन है जो पीयूष जैन करते हैं? दस्तावेज बताते हैं कि साल 2017-18 में पीयूष जैन की कंपनी ओडोकैम का टर्नओवर मात्र 1 करोड़ 70 लाख रुपए था, जो बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गया। इस कंपनी में उसके अलावा 2 और साझीदार भी हैं। इसके अलावा उनके पास मात्र 2 बड़े क्लाइंट हैं। ऐसे में बात गले से उतरना बड़ा मुश्किल लगता है कि जो पैसा पीयूष जैन और उसके ठिकानों से बरामद हुआ, वो सारा पैसा उसके कारोबार से जुड़ा हुआ है। कयास ये लग रहे हैं कि ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाया गया था। खुद चुनावी कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस छापे के जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना लगा रहे हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवालों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। तो अखिलेश यादव गुटखा बनाने वाली कंपनी के बीजेपी कनेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। प्रचार वाला, बीजेपी के प्रचार वाला जो पोस्टर था, शिखर पान मसाले ने डिलीट कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है इस शिखर पान मसाले के साथ बीजेपी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीयूष जैन को लेकर यूपी की सियासत गर्म है, लेकिन सियासत में उठ रहे सवाल गंभीर हैं। सवाल काले धन के चुनावी कनेक्शन के हैं और ये भी कि काले धन के इस काले खेल में पीयूष जैन अगर सिर्फ मोहरा है तो इसका किंग कौन है? दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी के साथ कानपुर से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ लोगों की काली कमाई की जो कीमत है वो देश को चुकानी पड़ती है। वो कैसे, वो आप समझिए। कानपुर और कन्नौज वाले पीयूष जैन के पास छापे में 194 करोड़ रुपए नकद मिले। अगर ये सही कमाई होती और इस पर टैक्स लगता तो देश को 58 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता। पिछले 1 महीने में देश के अलग अलग जगहों पर छापे से 1515 करोड़ रुपए बरामद हुए। अब इतनी बड़ी रकम पर सही तरीके से टैक्स लगता तो सरकार के खजाने में 454 करोड़ रुपए आते। ये पैसे तब सामने आ रहे हैं जब यहां छापे पड़े। पता नहीं ऐसी काली कमाई और कहां जमा हो। काले पैसे का एक इस्तेमाल तो चुनाव में भी होता है। इसे समझने के लिए आप सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की एक रिपोर्ट को देखिए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 5500 करोड़ रुपए का खर्च आया था, यानी प्रति सीट खर्च आया करीब 14 करोड़ रुपए का। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च आया था और उस लिहाज से हर एक लोकसभा सीट पर करीब 110 करोड़ रुपए
खर्च आया। तो सारा खेल रुपए का है और उस रुपए पर छपी है गांधी जी की तस्वीर। हिंदुस्तान ने अपने राष्ट्रपिता को सम्मान देने के लिए नोटों पर उनकी तस्वीर छाप दी, जिन्होंने एक संत की तरह पूरी जिंदगी बिताई थी। लेकिन खुद को संत कहने वाले कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में गांधी को गाली दी। सवाल है, वो कौन सी धर्म संसद हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े संत को अपमानित किया जाए, जिसने अंग्रेजों की गुलामी से मुर्दा पड़े इस देश में नई जान फूकी थी। अब देखिए रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। अब जरा इन्हीं कालीचरण महाराज को दोबारा सुनिए। ना 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 ना, सुना तो हम आपको इनकी बात पाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके सुरीले गले से जुड़ने वाली जहरीली जुबान से ऐसे ऐसे गंदे शब्द निकले हैं, और वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, कि उसे सुनकर इनके संत होने से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। एक सार्वजनिक सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इस तरह की गालियों और भाषा का इस्तेमाल कोई सभ्य समाज का व्यक्ति तो कर नहीं सकता। ये काम तो कोई गोडसे प्रेमी ही कर सकता है। कालीचरण महाराज गोडसे प्रेमी गैंग के सबसे नए सदस्य बनकर उभरे हैं और गांधी के अपमान में ये अपने पूर्ववर्तियों से भी आगे निकल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। 25 दिसंबर को रायपुर में 2 दिन की धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद में देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत आए थे। इसी धर्म संसद के आखिरी दिन कालीचरण महाराज को बोलने का मौका मिला और वो धर्म की सारी मर्यादाओं को पार कर गए। खास बात यह है कि धर्म संसद में गांधी का अपमान हुआ, लोगों ने तालियां बजाई और साधु संत मौन देखते रहे। लेकिन फिर इसी धर्म संसद से ही कालीचरण महाराज को जवाब भी मिल गया। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के एक आपत्तिजनक बात कही गई जो मुझे नहीं अच्छा लगा, और चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ किया। कालीचरण महाराज पर कानून की तलवार भी लटक गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। कालीचरण महाराज के द्वारा कुछ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी व्याख्यान दिया गया। इसमें प्रार्थी श्री प्रमोद दुबे के द्वारा टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में गैर जमानती धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज के इस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के मौन पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने बयान की निंदा की है। हम सिर्फ देखते हैं कि किस प्रकार से नफरत के जहर बोए जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति विद्वेष। ये कम से कम हमारे संत परंपरा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात तो आप चाहे FIR करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे। गांधी पर कालीचरण महाराज के नफरती बोल का असर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक दिखा। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया। अब मर्यादा लांघकर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम मांग करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कालीचरण जो फर्जी महाराज है उसकी गिरफ्तारी हो। गांधी के नाम से दुनिया में हिंदुस्तान की अलग पहचान है। गांधी के शख्सियत के आगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान में सिर झुकाते हैं। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो। महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते हैं। लेकिन आज आलम यह है कि गांधी को अपमानित करने का फैशन चल गया है। चाहे 8वीं पास कालीचरण महाराज हों या कंगना रनौत या ऐसे ही बोल वाले दूसरे लोग, ये लोग नहीं जानते कि इतिहास के चेहरे पर जो जहर थूक रहे हैं उनकी कितनी बड़ी कीमत हमारे समाज को चुकानी पड़ सकती है। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और बात आज की लीड स्टोरी की, और आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय यह है कि गालीबाज मंत्री टेनी पर दाव लगाकर बीजेपी ब्राह्मण ही नहीं दूसरे समुदाय को भी नाराज कर रही है।
कितने लोग सहमत है नहीं है आप देख सकते हैं आपके सामने नतीजे। 72% लोग सहमत हैं, जबकि 28% लोग असहमत भी बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।